हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटनाचक्र पब्लिकेशन की प्रीलिम्स स्पेशल जीके जीएस बुक के बारे में। ये जो बुक है सिविल जज, एपीओ और एचजीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास, जिसका एपिसोड नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया था। तो आपको बताना है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार एकाधिकार को समाप्त किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार एकाधिकार यानी कि जो ट्रेड मोनोपोली होती थी उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ फील्ड ऐसे थे जिनके साथ में व्यापार बना हुआ था कंपनी का। एक तो चाय के साथ व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार, यानी कि ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड ऑफ चाइना, इन दोनों के साथ व्यापार बना हुआ था। लेकिन इस व्यापार को भी कब खत्म कर दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का पूर्ण रूप से एक अधिकार कब समाप्त हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1833 में। लेकिन आंशिक रूप से कब हुआ था? 1813 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा जो हम भारतीय थे, हम भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये जो पैसा दिया जाता था 1 लाख रुपए, ये सारा का सारा पैसा भारत के राजस्व से दिया जाता था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन सभी को याद करना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो अंग्रेज मिशनरीज थे उनको भारत में कार्य करने की अनुमति भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई थी। ईसाई मिशनरीज का क्या काम था कि वो भारत में आएंगे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस तरीके से इस चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। 3 व्यवस्था थी, याद रखनी है। पहला 1 लाख रुपए वाली बात। दूसरा, जो चाय और चीन का व्यापार था वो अभी भी बना हुआ था, वैसे ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया था। जो ट्रेड मोनोपोली थी वो पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर एक्ट में खत्म हुई। इसके बाद जो ईसाई मिशनरीज थी या अंग्रेज मिशनरी थी, उनको भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत की विधायी परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपको बताना है कि बजट पर चर्चा करने की शक्ति किस एक्ट के माध्यम से दी गई थी। तो कौन सा एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके माध्यम से जो भारतीय सदस्य होते थे उनको बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इनको यहाँ पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था या फिर मतदान करने का। तो मतदान करने का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया था, केवल बजट पर चर्चा और बहस का अधिकार दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार कर लेना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा की जाती है। इस संघीय न्यायालय को दोस्तों हम अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट के नाम से जानते हैं। FEDRAL, फेडरल कोर्ट। और इस फेडरल कोर्ट की स्थापना जो होती है वो 1 अक्टूबर 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 के दिन भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। देखो, एक्ट आया था 1935 में, कंफ्यूज मत होना। इस एक्ट के माध्यम से वर्ष 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। इस फेडरल कोर्ट को हम हिंदी में संघीय न्यायालय कहते हैं। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर इसके क्या थे? प्रथम जज थे फेडरल कोर्ट के। और फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937। देखो, बार बार रिकॉल करोगे तो आपके सारी चीजें याद हो जाएगी। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको कंफ्यूज कर सकती है वो आपको ये याद रखनी है कि भारत के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है 1773 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? सर्वोच्च न्यायालय की। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है
ये सन 1774 में होती है। 1774 में हमारे यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। देखो फिर से कंफ्यूज मत होना, एक्ट आया था 1773 में। इस 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में की गई थी स्थापना। ऐसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो स्थापना की गई थी वो 1937 में की गई थी। तो इनके ईयर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन करके आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी कहाँ पर? ये कलकत्ता के अंदर हुई थी, ठीक है। जबकि ये जो संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट है, इस फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों दिल्ली के अंदर, DELHI, दिल्ली के अंदर संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता के अंदर हुई थी। इस सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 4 जजेस थे। इन चारों जजेस के नाम आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक थे मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके क्या थे? चीफ जज थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि अन्य 3 का नाम था दोस्तों HCL से, आप याद रख सकते हो, मैंने ट्रिक बनाकर इसको याद कर रखा है HCL। अब जो बाकी के 3 जज हैं उनको याद रखना है HCL से। H फॉर हाइड, C फॉर चैम्बर्स, चैम्बर्स देखो कोर्ट के अंदर होते हैं चैम्बर्स, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, हाइड, चैम्बर्स, और L फॉर लिमेंस्टर। तो 3 व्यक्ति थे जो ये जज थे। जबकि ये जो सर एलिजा इम्पे हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे ये क्या थे? चीफ जज यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। इस फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है। लेकिन इससे पहले भारत के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में होती है और इसके अंदर 4 जजेस होते हैं कुल मिलाकर, जिसमें एक थे मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, बाकी 3 अन्य जजेस थे हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है अभी इंडिया का, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो हम सभी को पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, सही मिलान कीजिए। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट का किसके साथ में हुआ? सर्वोच्च न्यायालय के। चार्टर एक्ट को किससे मिलाना है? ईसाई मिशनरीज से। बाकी जो 2 बचे हैं अन्य उनको भी देख लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। हुआ क्या था? देखो इस एक्ट के द्वारा, ये एक्ट आया था 1833 में, इसके द्वारा भारत में एक 1834 के अंदर एक विधि आयोग अर्थात लॉ कमीशन बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विधि आयोग या फिर लॉ कमीशन। इस विधि आयोग के द्वारा, विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। इसमें कुल मिलाकर 4 सदस्य थे। इन्हीं 4 सदस्यों की जो टीम थी उसको हम कहते थे काउंसिल। तो ये जो है 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। ये विधि सदस्य कौन थे? जो विधि आयोग के मेंबर थे 4, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में विधि आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस पेज पर इतनी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, जिसको हम डायरकी के नाम से भी जानते हैं। द्वैध शासन या डायरकी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो दोस्तों जो द्वैध शासन जब भारत में आया था, इसके द्वारा जो भारत में प्रांतों के विषय होते थे, उन प्रांतों के विषय को 2 जगह पर बांट दिया गया था, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित, यानी कि ट्रांसफर और रिजर्व कैटेगरी के जो कैटेगरी में इन सभी विषयों को बांट दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ऐसा किसके द्वारा किया गया था? ऐसा किया गया था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसके माध्यम से ऐसा किया गया था।
और ये जो 1919 का एक्ट आया था, ये एक्ट लागू होता है दोस्तों 1921 में। अब लागू करने की डेट भी पूछी जाती है। 1919 का एक्ट 1921 में लागू हुआ था और इसके माध्यम से जो प्रांतों के विषय थे उनको दो जगह पर बांट दिया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित, और इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लगाया जाता है। आपसे बार बार परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डायरकी अर्थात द्वैत शासन है वो प्रांतों में किसके द्वारा लगाया गया था, तो 1919 के एक्ट के द्वारा लगाया गया था। और ये जो डायरकी अर्थात द्वैत शासन है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। अब नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि जो आरक्षित विषय थे इनका शासन किसके माध्यम से चलाया जाता था, तो इनका शासन जो चलाया जाता था जो उस समय पर कार्यपालिका परिषद होती थी उसके द्वारा इसके शासन को देखा जाता था। और वहीं पर जो हस्तांतरित अर्थात ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे उनका जो शासन चलाया जाता था वो भारतीय मंत्रियों की सलाह पर चलाया जाता था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं कि जो द्वैत शासन है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। 1919 के एक्ट के द्वारा इसको प्रांतों में लाया गया था और ये जो 1919 का एक्ट है इसको 1921 में लागू किया गया। इसके माध्यम से जो प्रांतों के विषय होते थे उनको दो जगह पर कैटेगराइज कर दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व कैटेगरी। जो रिजर्व कैटेगरी के होते थे उनका शासन कार्यपालिका परिषद के द्वारा चलाया जाता था, हस्तांतरित का भारतीय मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता था। और ये जो द्वैत शासन अर्थात डायरकी है इसके जो जन्मदाता थे उनका नाम था लायोनिल कार्टिस। लायोनिल कार्टिस नाम के व्यक्ति क्या थे, डायरकी शब्द के जन्मदाता थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया। तो केंद्रीय स्तर पर जो द्वैत शासन लागू किया गया था वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। देखो ये कंफ्यूजन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रांतों में आपसे पूछा जाएगा तो 1919 के एक्ट के द्वारा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय स्तर पर तो केंद्रीय स्तर पर किसके द्वारा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। देखो हुआ क्या था, जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके माध्यम से जो प्रांत थे हमारे यहाँ पर प्रांतों में जो डायरकी सिस्टम था उसको खत्म कर दिया था, लेकिन जो केंद्र था हमारा जो सेंटर था उस समय पर उसको वहां पर लागू किया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा भी करके पूछा जा सकता है कि जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको खत्म किसके अकॉर्डिंग किया गया था, तो 1935 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रांतों से खत्म कर दिया तो उसको केंद्र के अंदर लागू कर दिया था। और जल्दी से रिकॉल करो, लास्ट पेज पर मैंने बताया था आपको कि 1935 के द्वारा हमारे यहाँ पर फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। और संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पर होती है, तो आप कहोगे दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर कब हुई थी, 1/10/1937 को, यानी कि 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली के अंदर की जाती है। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जजेस थे उनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। इसमें 7 में एक तो थे मुख्य न्यायाधीश और 6 बाकी के अन्य जज थे। और ये जो एक न्यायाधीश थे इनका नाम क्या बताया था मैंने आपको, सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, इस तरीके से आपको इन सभी चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 1909 का अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो 1909 का अधिनियम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत से संबंधित है। देखो जो 1909 का एक्ट था इसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मार्ले मिंटो। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको अगर लग रहा है कि ये क्यों करा रहा हूं, ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक 2-3 बार रिवीजन करके तब जाना है वीडियोज को। और ये लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1909 का अधिनियम आया था, इसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये जो मॉर्ले थे भारत के सचिव थे और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। और मार्ले क्या थे, भारत सचिव यानी कि इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक देखनी है। अब ये जो पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी ये किन के लिए की गई थी 1909 में, 1909 में पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो की गई थी दोस्तों वो मुस्लिम्स के लिए की गई थी। किन के लिए, मुस्लिम्स के लिए। अब इसका मतलब क्या होता था, देखो इसका मतलब ये होता था कि सपोज करिए कि ये कोई एरिया है, इसके अंदर काफी सारे व्यक्ति रह रहे हैं और इसके अंदर कुछ लोग मुस्लिम भी हैं। ठीक है, अब मुस्लिम्स हो गए और भी अन्य जाति या धर्म के लोग रहते थे यहाँ पर। तो ऐसे में जब इनको यहाँ पर 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया तो इसका मतलब ये होता था कि यहाँ से जो इलेक्शन लड़ेगा कैंडिडेट वो क्या होगा, मुस्लिम होगा। और उसको जो वोट देने वाले कैंडिडेट होंगे वो भी क्या होंगे, मुस्लिम हो गए। यानी कि जो अन्य
धर्म के लोग होते थे यहाँ पर उनसे राइट छीन लिए गए थे कि आप यहाँ पर वोट नहीं दे सकते और निर्वाचन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जहां केवल मुसलमान ही मतदाता हो सकते थे और केवल मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट कर सकते थे, ऐसी जो व्यवस्था थी उसको कहते थे पृथक निर्वाचन। तो ये कब की गई थी? 1909 में। और इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं इस एक्ट को? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि वोट डालो राज करो की जो नीति थी वो यहां पर ही लाई गई थी सबसे पहले। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि वोट डालो और राज करो, ये जो प्रक्रिया अपनाई गई थी 1909 में सबसे पहले अंग्रेजों ने मुस्लिमों के ऊपर अप्लाई की थी। और इसमें यह कहा कि भाई मुसलमान कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी अन्य बिरादरी के लोग उनको वोट नहीं कर सकते, केवल मुस्लिम ही कैंडिडेट मुस्लिम ही व्यक्ति को वोट कर सकते हैं। अब ऐसा करने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी? अंग्रेजों की मंशा ये थी कि जो मुसलमान है, मुसलमानों को सरकारी नौकरी में या फिर जो संस्था होती थी उनमें प्रतिनिधित्व देना था कि भाई ये लोग भी क्या कर सके, आगे आ सकें, ताकि उनको एक विशेष पहचान मिल सके, उनके जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उनकी रक्षा हो सके। ऐसा ब्रिटिशर्स की सोच थी। लेकिन यहां पर तो इन्होंने पहले ही एक तरीके से कुछ लोगों के अधिकार छीनकर दूसरों को सौंप दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब ऐसा करेंगे तो बाकी के लोग तो खुद ही खिलाफ हो जाएंगे ना इनके, जिनको वोट देने का राइट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इनका दिमाग था कि भाई हम इन लोगों को तो आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर इन्होंने क्या डाल दी? फूट डाल दी। तो इसलिए इसको कहा गया था फूट डालो राज करो। और 1909 के इस अधिनियम को मिंटो मॉर्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, बल्कि ये कोई सुधार नहीं था, अंग्रेज इसको सुधार मानते थे। ये हमेशा ये देखना चाहिए कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है उसका ग्राउंड लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की प्रमुख विशेषता कौन सी थी। देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जो 1919 की प्रमुख विशेषता थी वो थी डायर की, यानी कि द्वैत शासन को लागू करना। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत इस एक्ट की प्रमुख विशेषता थी। इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण किया गया था, जो हमारी केंद्र सरकार थी उसने क्या करा था, प्रांतों को विधायी अधिकार हस्तांतरित कर दिए थे। यानी कि विधायी अधिकार का मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर सकते थे, कानून का निर्माण कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट को ये जल्दी ही रियलाइज हो गया और इस व्यवस्था को चेंज कर दिया था। कब? 1935 में। 1935 में प्रांतों से इस व्यवस्था को छीन लिया गया था और बाद में केंद्र में ही इसको लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, द्वैत शासन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में स्थापित किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत के अंदर द्वैत शासन को स्थापित किया गया था। और ये देखो किस में पूछा गया है? यूजेएस 2012 के एग्जाम में। तो जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। द्वैत शासन के जनक कौन थे? लायोनेल कर्टिस, एलसी के नाम से याद रखना है। और इस 1919 के एक्ट के द्वारा दो बातें और भी हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो सबसे पहली है, जो हमारे यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन है, आज के समय पर लोक सेवा आयोग होते हैं, उनका गठन भी इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। और दूसरी बात, जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको क्या कहते हैं, महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाते हैं, उसकी नियुक्ति का जो अधिकार मिल गया था कि इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसकी नियुक्ति भारत सचिव करता। तो इसकी नियुक्ति भारत सचिव के द्वारा की जाएगी, ऐसा प्रावधान इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। और ये जो भारत सचिव होता था ये कहाँ पर बैठता था? इंग्लैंड में, यानी कि लंदन के अंदर बैठता था ये व्यक्ति। ठीक है। और बाकी तो चीज़ें चलो डिस्कस करते हुए चलेंगे ही। बाकी ये जो 1909 का नाम है इसको मॉर्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। और ये जो मॉर्ले था ये भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। देखो वायसराय होते थे भारत के अंदर ही बैठे रहते थे, और ये जो भारत सचिव होते थे ये इंग्लैंड के अंदर बैठे होते थे। क्योंकि ये जो भारत सचिव होते थे, भारत सचिव दोस्तों कौन होते थे? ये भारत सचिव जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट होती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी, उसके मेंबर होते थे। और साथ ही साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के साथ साथ ये क्या होते थे? कैबिनेट के मेंबर भी होते थे। यानी कि गवर्नमेंट में इनका कहीं ना कहीं हाथ होता था, इसलिए इनको इस पद पर बिठाया जाता था। जैसे आज के समय पर आप देखोगे कि सांसद तो बहुत हैं, लेकिन सांसद में भी कैबिनेट के कुछ ही मंत्री हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वही कैबिनेट में जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भारत सचिव भी बनाए जाते थे। ये कैबिनेट मिनिस्टर होता था। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मंत्री है,
तो इसका मतलब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी मेंबर होगा। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस अधिनियम ने महिलाओं के लिए विधानमंडल में आरक्षित सीटें प्रदान की? तो महिलाओं के लिए विधानमंडल में आरक्षित सीटें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि 1935 के एक्ट के द्वारा विधानमंडल के अंदर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। अब देखो, आपको मैं एक अमेंडमेंट एक्ट बताता हूँ, 106 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब? वर्ष 2023 में। इससे इसको कंपेयर करो। इस एक्ट में क्या कहा, इस संविधान संशोधन में क्या कही गई थी बात, कि हम क्या करेंगे, महिलाओं को लोकसभा में और जो राज्य की विधानसभा होगी उन सभी में क्या करेंगे, आरक्षण प्रदान करेंगे। और यहाँ पर विधानमंडल में आरक्षण कब दिया गया था? 1935 में। अब देखो, ये जो 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 में जो हुआ है, इसके माध्यम से जो सीट दी जाएंगी महिलाओं को, वो एक तो लोकसभा में दी जाएगी, दूसरा जो राज्यों के अंदर विधानसभा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, यहाँ पर दी जाएगी। और साथ ही साथ जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी हमारी दिल्ली है, उसकी विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था की जाएगी। तो 3 जगह पर इनको आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें एससी और एसटी जो हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि एससी और एसटी के लिए महिला आरक्षण की व्यवस्था भी साथ ही साथ की गई है। अब आपको और भी चीजें याद करनी है। देखो, आपने सुना होगा एक 73वें नंबर का संविधान संशोधन सुना होगा। कब हुआ था? वर्ष 1992 में। ऐसे ही एक क्या हुआ था, 74वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी कब हुआ था? वर्ष 1992 में। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत से रिलेटेड था और 74वां था म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका से रिलेटेड। तो इनमें भी आप देखोगे महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। 1/3 वुमेन सीट कहाँ पर की गई है, रिजर्व की गई है। कहाँ पर? जो हमारी पंचायत हैं उसके अंदर भी, और जो नगर पालिकाएं हैं उसके अंदर भी 1/3 महिला सीट को आरक्षित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा म्यूनिसिपैलिटी अर्थात नगर पालिका में। और यहाँ पर अब लोकसभा में भी देने की बात चल रही है और विधानसभा में भी, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली में, उसमें भी इसको देने की बात चल रही है। देने की बात क्या चल रही है? देखो, ये जो 106 नंबर का संविधान संशोधन है 2023, ये लागू हो चुका है। और लागू कब हुआ है? 16 अप्रैल 2026 को इसे लागू कर दिया गया। तो ये डेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 16 अप्रैल 2026 के दिन इस अधिनियम को लागू किया गया। और ये व्यवस्था कब थी? 1935 में की गई थी विधानमंडल के अंतर्गत। लेकिन उसके बाद देश आज़ाद हुआ, कानून चेंज हुआ, फिर से नई नई व्यवस्थाएं भारत के अंदर लागू हुई। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से आज के समय पर हमारा प्रशासन चलाया जाता है। नेक्स्ट, उसके हिसाब से हमारे देश को चलाया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? भारत संघ। देखो, जो हमारी संघीय प्रणाली थी उस समय पर सेंटर तथा प्रांत जो थे उनके मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था 3 सूची के अंदर। ये जो 3 सूची थी, ये संघ सूची, संवर्ती सूची और प्रांतीय सूची होती थी। जैसे आज के समय पर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 7वीं अनुसूची देखोगे, इसके अंदर भी आपको 3 सूची देखने को मिलेगी। 3 सूची कौन सी? एक तो यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, दूसरी स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से 3 जगह पर आपको चीजें दिखाई देंगी। उस समय पर 1935 एक्ट के द्वारा भी ऐसी कुछ चीजें थी जो संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानी जाती थी। और बाकी इसके अलावा जो रेसिडुअल्स पावर्स होती थी, अवशिष्ट शक्ति होती थी, उनको वायसराय के अंडर में सौंप दिया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस अधिनियम ने भारत में किस अधिनियम ने सिविल सेवा के लिए पृथक परीक्षा का प्रावधान किया? तो भारत में सिविल सेवा के लिए प्रथम परीक्षा का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। अब देखो, ये जो सिविल सेवा है इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि पृथक परीक्षा कैसे हुई। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईसीएस के लिए प्रतियोगी परीक्षा होने लगी,
जिसको हम क्या कहते हैं, ओपन बुक एग्जाम कहते हैं, ये कब से होने लगी है? ये होने लगी है दोस्तों 1853 से। 1853 से 1922 तक तो ये परीक्षा होती थी केवल और केवल लंदन में, लेकिन 1922 के बाद 1923 से ये जो परीक्षा है दोस्तों इंडिया के अंदर भी होने लगी। इसलिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवा के लिए पृथक परीक्षा होने लगी, तो पृथक परीक्षा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा होने लगी। और कब से ही भारत में? पहली बार 1923 में। अब याद करो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1919 लागू कब हुआ था? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1919 का एक्ट 1921 में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सारी बातें, एक एक चीज को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर बहुत अच्छे से, इसलिए आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से बारीकी से सुनना है और फिर रिलेट करना है सारी चीजों को। तो 1853 से 1922 तक यह परीक्षा लंदन में होती थी। 1923 से यह परीक्षा इंडिया के अंदर होने लगी। किसकी? आईसीएस की। ओपन बुक एग्जाम होने लगा, जैसे आज के समय पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इस तरीके से। लेकिन 1853 से पहले कैसी व्यवस्था थी? तो देखो 1853 से पहले दोस्तों एक इस प्रकार की व्यवस्था थी, इस सर्विस को हम पहले बोलते थे कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। तो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस के नाम से इस परीक्षा को पहले जाना जाता था। इस कोवेनेंटेड सिविल सर्विस परीक्षा के लिए क्या करना पड़ता था? लंदन के अंदर एक कॉलेज होता था जिसको हम क्या कहते थे? हेलेनबर्ग कॉलेज। हेलेनबर्ग कॉलेज दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलेज था, बहुत ही अच्छा कॉलेज था ये वहाँ का। अब इस हेलेनबर्ग कॉलेज में जो एडमिशन लेते थे उसकी स्पॉन्सरशिप कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। स्पॉन्सरशिप किसने करी एडमिशन लेने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पर एडमिशन लिया किस कॉलेज में? हेलेनबर्ग कॉलेज में, तो उसी को क्या मान लिया जाता था? इसका स्टूडेंट मान लिया जाता था। और वही व्यक्ति क्या बनते थे? आगे जाकर इस परीक्षा के अंदर जो होने लगी इसके अधिकारी बनते थे। तो एक तरीके से स्पॉन्सरशिप बेस्ड प्रोग्राम होता था ये पहले। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी, केवल और केवल आपको इस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता था, हेलेनबर्ग कॉलेज में। यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज था उस समय का। जो भी रिच फैमिली से आते थे, जिनके पास में अच्छे पैसे होते थे, वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू पैसे वैसे देकर बहुत अच्छे से यहाँ पर एडमिशन लेते थे। और जो एडमिशन लेता था वही व्यक्ति आगे जाकर क्या बनता था? इसका मेंबर बनता था सिविल सर्विस का। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों के साथ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो प्रकार के विषय थे। 1919 के जो एक्ट था उसके माध्यम से सारी चीजें कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय आरक्षित विषयों के रूप में माने जाते थे? देखो आरक्षित विषय में न्याय व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, पुलिस थी। ये क्या थे? आरक्षित विषय थे। लेकिन इसके अलावा जो हस्तांतरित विषय थे उनमें क्या था? स्थानीय स्वशासन था, शिक्षा थी, स्वास्थ्य था। ये इस प्रकार के विषय थे जो हस्तांतरित की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय विधानसभा के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया था? तो कितने को किया गया था? 5/7 सदस्यों को। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पीओ के एग्जाम में पूछा गया है 2023 के अंदर, जो भी लास्ट टाइम हुआ था। जो विधानसभा थी, इस विधानसभा में कुल मिलाकर 145 सदस्य थे। तो इन 145 सदस्यों का 5/7 सदस्य निर्वाचित किए गए थे, जिनकी संख्या लगभग कितनी थी? 104 थी। अब देखो अपने आप भी करके देख लेते हैं। जैसे 145 सदस्य थे, इन 145 सदस्यों का 5/7, तो 7 से काटोगे 7 दूनी 14, और एक मतलब लगभग मान लीजिए 20, मान लीजिए लगभग 20 से ज़्यादा ही आएगा। तो 20 से ज़्यादा का मतलब 20×5 100, तो 100 प्लस मान लीजिए। तो इन्होंने सही बताया 104 सदस्य ऐसे थे जो निर्वाचित थे। ठीक, नेक्स्ट, किस अधिनियम ने संवैधानिक स्वेच्छाचारिता के सिद्धांत को लागू किया? संवैधानिक स्वेच्छाचारिता के सिद्धांत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लागू किया गया। अब देखो दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, उसके ऊपर हमारे संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रोविजंस हैं हमने वो यहीं से लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है। जैसे और भी मैं आपको बताऊं,
एक तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हमारे यहाँ पर फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में होती है 1/10/1937 को। इसमें कुल मिलाकर 7 जजेस थे, 7 में से एक जज कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है। दूसरा हमें इससे याद रखना है कि इसके द्वारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है वो कब होती है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर। लेकिन कलकत्ता से इसका जो ऑफिस है वो मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुंबई में ट्रांसफर कब किया गया? 1937 में, ठीक 2 साल बाद। ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता के अंदर की गई। इसके बाद इसका ऑफिस मुंबई में शिफ्ट कर दिया 1937 में। और इसका आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। ये भी आपको याद करना है। तीसरी बात और दूसरा आपको याद करना है कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। किसको अलग किया गया? बर्मा, जिसको आज के समय पर हम किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से जानते हैं। इसको भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। पहले क्या होता था? ये भारत का भाग होता था, लेकिन इसको 1935 में भारत से अलग कर दिया गया। और 1935 के एक्ट के द्वारा ही देखो भारत के अंदर 2 नए प्रांत भी बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था दोस्तों उड़ीसा प्रांत और दूसरा बनाया गया था सिंध प्रांत। 2 नए प्रांत भारत के अंदर बनाए गए थे, ये भी आपको याद करना है। तो इतनी सारी बातें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपको याद करनी है। और इसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो केंद्र था, केंद्र के अंदर की जो डायरकी सिस्टम था, डायरकी सिस्टम को सेंटर के अंदर तो लागू किया गया, लेकिन जो प्रांत थे उसके अंदर खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपको याद करना है। नेक्स्ट, भारतीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाने वाला अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित का अवशेष है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसी व्यवस्था की गई थी। अब देखो जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आज के समय पर कौन से आर्टिकल में है? तो आप कहोगे आर्टिकल नंबर 123 में। वहीं पर ये पावर गवर्नर के पास में भी है और गवर्नर के पास में ये शक्ति जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 213 में। ये दोनों की दोनों जो शक्तियां होती हैं दोस्तों, ये दोनों की दोनों विधायी शक्तियां होती हैं। कैसी शक्तियां होती हैं? विधायी शक्तियां। बार ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये दोनों कैसी पावर हैं। देखो राष्ट्रपति को है आर्टिकल 123 में, प्रेसिडेंट लिख देता हूं, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है 213 में। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। 1833 का ये जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा पहली बार भारतीयों के लिए देश के प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी लेना संभव बनाया। और 1833 के चार्टर एक्ट से भी मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी। एक तो कि यहाँ पर 1834 में क्या होता है? एक लॉ कमीशन की स्थापना होती है, यानी कि विधि आयोग की स्थापना होती है, और इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। और इसमें कुल मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे 4 थे। तो ट्रेड मोनोपोली होती थी कंपनी की, यानी कि जो व्यापार का एक अधिकार होता था उसको भी पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस चार्टर एक्ट के द्वारा ही 1833 में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हुआ था कि जो दास प्रथा होती थी हमारे यहाँ पर, दास प्रथा को इलीगल घोषित कर दिया था, यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और ये जो दास प्रथा थी पर फिर आगे जाके पूर्ण रूप से रोक लग गई थी 1843 में, 1843 में, जब एलन ब्रो के टाइम पर। तो इतनी बातें आपको इस एक्ट से याद करनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको क्या बना दिया था? पूरे भारत का, इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया था। किस एक्ट के माध्यम से हुआ था ऐसा? ऐसा हुआ था दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा ऐसा किया गया था। देखो इसके लिए आपको एक थोड़ी सी सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी। देखो पहले भारत में क्या होता था? गवर्नर के पद होते थे।
गवर्नर के पद को क्या बनाया, गवर्नर जनरल बनाया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर ये जो गवर्नर जनरल बनाया था ये किसका बनाया गया था उस समय पर, बंगाल का। अब इसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, इस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया कब, 1833 में। अब इसके बाद भी हुआ क्या था, 1857 की जब क्रांति हो गई थी तो 1858 में जो इंडिया का गवर्नर जनरल होता था, इस पूरे गवर्नर जनरल को इंडिया का वायसराय बना दिया गया। कब बनाया इसको, इसको बनाया 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। और इस समय पर जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो उसका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, LW बेंटिक या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो हम देख लेते हैं सीधा, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, यानी कि विधायी कार्यकाल के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 हो सकती थी। राज्य और केंद्रीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था, ऐसा इसमें कहा गया था। बाकी जो इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1861 इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से हमें लेक्चर को जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा। यहीं पर कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्ता, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत के लिए संघ का प्रस्ताव ये सारी चीज़ें किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ये ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, देखो काफ़ी अच्छे से डिटेल में, ठीक है। और भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट के तहत रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, कब, 1877 में। तो ध्यान रखना है, रॉयल टाइटल एक्ट आया था, उसके द्वारा रानी विक्टोरिया को भारत में साम्राज्ञी घोषित किया गया 1877 में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा देखो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा और संविधान का निर्माण। बाकी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे से डिटेल में सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।